नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के बड़े दिन की, क्योंकि पश्चिम बंगाल की 152 विधानसभा सीट्स पर आज फर्स्ट फेज की वोटिंग होने वाली है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है। सुरक्षा व्यवस्था ऐसी की गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए 2407 कंपनियां केंद्रीय बलों के साथ 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पहले चरण में कुल 3,60,77,171 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं तमिलनाडु की सभी सीट्स के लिए आज वोट डाले जाएंगे। आज दक्षिण के किले और पूर्व के मैदानों में लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होगी। एक और तमिलनाडु की सभी 234 सीट्स पर एक ही झटके में सत्ता का फैसला होने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में अगले कई हफ्तों तक चलने वाली सियासी बिसात के पहले चरण में 152 सीट्स के लिए वोट डाले जाएंगे। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण में बंगाल की 152 सीटों पर मतदान अब शुरू हो चुका है। लगभग 7 बजे से समय था जब वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। क्या तस्वीर है, किस तरह से पहला चरण इसकी शुरुआत हो चुकी है, उसकी भी तस्वीर आपको दिखाते हुए नजर आएंगे। पहले चरण की अगर बात की जाए तो करीब आज 23 अप्रैल है और 2 चरणों में दरअसल पश्चिम बंगाल का जो ये बैटल है वो देखने को मिल रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा कुछ और जानकारी दिखा देते हैं कि कैसे बंगाल चुनाव 2026 में, जिसमें पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो 294 सीटें हैं, जिस पर आज जो पहले फेज की वोटिंग है उसकी शुरुआत हो गई, यानी 23 अप्रैल पहला चरण, और आज जो है इसकी वोटिंग शुरू हो चुकी है। उसके बाद दूसरे चरण की अगर बात की जाए 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी और नतीजे 4 मई को आएंगे। पश्चिम बंगाल को लेकर रण अगर बात की जाए तो चौतरफा बीजेपी की तैयारी जो है वो देखने को मिली थी। जब अमित शाह खुद डेरा डालकर पश्चिम बंगाल में बैठे हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर हेमंता बिस्वा शर्मा हो, ये सब के सब एक साथ पश्चिम बंगाल में नजर आ रहे थे। चुनाव अगर स्टार प्रचारकों की बात की जाए तो इन लोगों ने भी जमकर चुनाव किया। वहीं दूसरी तरफ अब एसआईआर के बाद, पश्चिम बंगाल में जब एसआईआर हुआ उसके बाद से ये पहला चुनाव है और देखने वाली बात होगी कि करीब 14 से 15 साल का जो वक्त ममता बनर्जी ने बिताया है उसमें किस तरह से सेंधमारी की तैयारी जो है वो बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। अगर पहले चरण की बात की जाए तो करीब 16 जिले और 152 सीटों पर वोटिंग होनी है। उसके बाद से दूसरे चरण में 7 जिले और 142 सीटों पर वोटिंग जो है वो की जाएगी और उसके बाद नतीजे जो है वो 4 मई को आते हुए नजर आएंगे। 4 मई को क्या तस्वीर रहने वाली है, किस तरह से कौन सा प्रत्याशी जीतेगा, उसकी तस्वीर जो है रहने वाली है। लेकिन आज उस प्रत्याशी के भविष्य का काम कह लीजिए या उसके भविष्य को निर्धारण करने का समय जो है वो पहले चरण से ही शुरू हो जाएगा, जब 152 सीटों पर वोट डाला जाएगा। आपको बताएं कि इससे पहले जो 2021 में चुनाव हुआ था उस दौरान इस फेज में टीएमसी सबसे ज्यादा सीटें लेती हुई नजर आई थी और दूसरी तरफ बीजेपी बहुत पीछे थी। लेकिन वोट अगर बात की जाए, वोट शेयरिंग की बात की जाए, वोट प्रतिशत की बात की जाए, साथ ही साथ बीजेपी की अगर बात की जाए तो वहां पर बीजेपी इस वक्त चैलेंज और टक्कर देती हुई टीएमसी को नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच बंगाल के चुनावी मुद्दों की अगर बात की जाए तो वो क्या है वो भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले एसआईआर और नागरिकता विवाद जो है वो किसी से छिपा नहीं था। साथ ही साथ बंगाली अस्मिता वर्सेस बाहरी, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश और जो मुद्दे हैं वो बीजेपी लेकर आई थी। घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जो है वो चुनावी मुद्दा बनता हुआ नजर आया है। बेरोजगारी, साथ ही साथ आर्थिक मुद्दे, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर लोगों के बीच, जनता के बीच बीजेपी हो वो जाती हुई नजर आए थे। विकास वर्सेस भ्रष्टाचार की तस्वीर जो है वो देखने को मिली थी। यानी बंगाल 2021 के नतीजों की अगर बात की जाए तो उस दौरान जो आंकड़े थे उसके अनुसार टीएमसी 213 थी, बीजेपी 77 थी और लेफ्ट और कांग्रेस के खाते में एक भी सीट मोनिका आते हुए नजर नहीं आई थी और अदर्स के पास लगभग 2 सीटें थी। बिल्कुल, ये जिक्र किया आशीष आपने कि किस तरीके से पिछले विधानसभा चुनावों के ये जो आंकड़े थे, उसके बाद अगर हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करते हैं जो रिसेंट में 2024 में हमने देखे तो पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं बीजेपी ने गेन किया है।
जो वोट परसेंट है वो बीजेपी का बढ़ा है पश्चिम बंगाल में। यानी कि वो जो सेंध लगाने की जो कोशिश थी वो बीजेपी कर पाई है और इसीलिए हौसले इस दफा काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। लगातार बदलाव की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वोट मांग रही है। सबसे दिलचस्प आशीष ये हो जाता है कि बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगती है और अगर हम देखें तो टीएमसी यहाँ पर लगातार ये कह रही है कि तो पहले से दुर्गा का राज्य है। अब ऐसे में यहाँ पर क्या स्थिति होने वाली है, ये राम वर्सेस और दुर्गा भी यहाँ पर नजर आ रहा है। और इन सब के बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ सहयोगी सुशील तिवारी जुड़ रहे हैं और साथ साथ हमारे संवाददाता अमरदेव पासवान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले अमरदेव का रुख कर लेते हैं। अमरदेव, आज स्थिति क्या नजर आ रही है, आपकी मौजूदगी कहाँ पर है, वोटिंग शुरू हो चुकी है? देखिए, अब थोड़ी देर में ही वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी जो है मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं सुबह सुबह। तो इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों को बहुत ज्यादा माने जो है रुझान है मतदान के लिए। पहले कभी देखा नहीं जाता था, लेकिन इस बार जो है काफी देखा जा रहा है। लोग चढ़ बढ़ के जो है सुबह सुबह यहाँ पर पहुंचे हैं और जो है लाइन से आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि लाइन से लोग यहाँ पर बैठे हुए लाइन लगा के जो है मतदान केंद्र पर जो है वो मौजूद हैं और वो अपने जो है पारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका जो बारी आएगा और वो जाके अपना मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ राहुल भी बने हुए हैं, राहुल का भी रुख कर लेते हैं। राहुल, मैं भीड़ देख पा रहा हूं और लोग अब जो है पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 7 बजे का समय था जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। क्या तस्वीर, क्या अपडेट, किन मुद्दों पर जो लोग हैं वो वोट करते हुए नजर आ रहे हैं? मैं बताते चलूं, मैं आसनसोल में खड़ा हूं और आसनसोल में अगर बोला जाए जो SIR जो हुआ है उसके बाद इस तरीका से लोगों का कहना था SIR जो है 2021 और 21 और 22 की मैं बात करूं, इस टाइम में लोग वोट नहीं दे पाते थे। लेकिन इस बार पहली बार एक ऐसा हुआ है कि आसनसोल के सभी लोग घर से निकले हैं और सुबह सुबह आप ठीक मेरे देख ही पा रहे होंगे कि कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि वोट देने आए हैं सुबह सुबह। और इन लोगों का मतलब मन में कहीं ना कहीं खुशी है कि एक समय था जो कि हम लोग वोट नहीं दे पाते थे, लेकिन आज ऐसा समय है। आप जिक्र कर रहे हैं पहली दफा इतने बड़े पैमाने पर लोग निकल रहे हैं और लोगों में खुशी है, वोट डाल पा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? क्या कुछ लोगों से आप बात करें और समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों है कि पहली दफा आप वोट देने ये निकले हैं और इससे पहले मौका नहीं मिलता था? मैं आपको बताते चलो, इससे पहले टीएमसी के ऊपर में कई बार अभियोग उठा है कि टीएमसी के जो गुंडे हैं वो वोट नहीं देते। लेकिन साथ ही साथ मैं और भी बताते चलूं कि जो निर्वाचन कमीशन के जो लोग थे, जो महिला थी, बुजुर्ग उनके घर तक तो नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन इस बार एक इतिहास रचा है 2026 में, जहाँ पे देखा गया है चाहे वो बुजुर्ग महिला ही क्यों ना हो या फिर बुजुर्ग पुरुष ही क्यों ना हो, सारे लोग आप देख ही पा रहे हैं कि मेरे पीछे कई ऐसे लोग हैं जो कि बुजुर्ग हैं और सुबह सुबह आकर के अपना मतदान कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ सुशील जी भी लगातार बने हुए। सुशील जी, आप इस बार के जो विधानसभा चुनाव है पश्चिम बंगाल के, वो किन मायनों में आपको खास नजर आते हैं? जैसे जिक्र यहाँ पर राहुल कर रहे हैं कि पहली दफा इतने बड़े पैमाने पर लोग निकले हैं, तो क्या ये जो बदलाव है, क्या ये पश्चिम बंगाल में बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है? मोनिका, जिस तरह आज चुनाव वहाँ पर देखा जाए दक्षिण बंगाल में, उत्तर बंगाल में और साथ में जंगल महल में चुनाव हो रहा है और 152 सीटों में चुनाव हो रहा है और तमाम सुरक्षा बल लगाए गए हैं। यहाँ तक कि इतना सुरक्षा बल पहले कभी नहीं लगाया गया था, इस बार चप्पे चप्पे पर पुलिस है वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है 152 जो विधानसभा क्षेत्र हैं इसमें शुभेंदु घोष जो कि नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ इस बार पवित्रा कर चुनाव लड़ रहे हैं टीएमसी से, और दिलीप घोष जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष थे वो चुनाव लड़ रहे हैं, और हुमायूं कबीर जो कि टीएमसी से निकाल दिए गए थे वो भी अपनी अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तमाम जो प्रमुख चेहरे इस बार 152 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है वो जो उत्तर बंगाल का क्षेत्र है वो वहाँ पर दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है और वहाँ पर अलीपुरद्वार है। तो वहाँ पर 800 चाय बागान हैं जो कि बहुत ही खराब स्थिति में हो चुके हैं और यहाँ पर लगभग 15 लाख श्रमिक हैं जो चाय बागान में चाय की पत्ती तोड़ते हैं। तो वो एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी जो श्रमिक हैं उनको ठीक तरह से आय नहीं मिलती, आय नहीं होती है उनकी, तो वो ये रोजगार छोड़ के कहीं और रोजगार में जा रहे हैं। तो ये बड़ा मुद्दा
मुद्दा है। कहीं ना कहीं मोदी जी भी इस बार गए थे, उन्होंने कहा जो चाय बागान के श्रमिक हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे। खुद भी उन्होंने पत्तियां तोड़ी थी, चाय की पत्तियां। आपको याद होगा जब वो खुद उनके बीच पहुंच गए थे और चाय की पत्तियां तोड़ने लगे थे, तो एक अपनापन उन्होंने दिखाया था। तो इस तरह जो उत्तर बंगाल है वहां पर कहीं ना कहीं चाय बागान के जो मजदूर हैं वो बहुत बड़ा वहां पर एक बदलाव कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी की अच्छी पैठ भी है, क्योंकि दार्जिलिंग है, चाहे जलपाईगुड़ी है, चाहे अलीपुरद्वार है। इसी तरह और भी बात करें तो पूरे बंगाल में वहां पर नहीं, अब जिस तरह पिछली बार सुशील सुवेंदु अधिकारी ये है, मैसेज नंदीग्राम और ये से नैरेटिव जो ममता सेट हुआ था वो तो ठीक है, लेकिन अब जो सबसे ज्यादा अगर चैलेंज के तौर पर देखें, मुकाबला देखें, तो हमेशा बीजेपी बनाम टीएमसी की देखने को मिलती है। अब इस पूरे समीकरण को अगर समझा जाए तो करीब लेफ्ट का 34 साल का शासन खत्म किया था और 15 साल से खुद ममता बनर्जी हैं। क्या लग रहा है, जनता का मूड क्या है, किन मुद्दों पर वो वोट देना चाहती है कि ये मुद्दे अहम रहेंगे, इन पर हम वोट देते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल आशीष जी, इस बार बहुत जोरदार टक्कर है बीजेपी और टीएमसी के बीच में, क्योंकि लेफ्ट 34 साल रही, लेकिन पिछले चुनाव 2021 में उसने सीपीआईएम ने खाता तक नहीं खोला, वो जीरो, कोई उसका एक प्रत्याशी नहीं चुनाव में जीता। कांग्रेस वो भी सत्ता में काफी रही और उसका भी खाता नहीं खोल पाया। इस बार अगर बात करें, लगभग 48% वोट पिछली बार बीजेपी को मिला था, 38% वोट बीजेपी को मिला था, 48% वोट टीएमसी को मिला था। तो अगर बात की जाए तो इस बार जो अमित शाह ने वो रणनीति बिछाई है और तमाम उन्होंने मुद्दे रखे हैं, क्योंकि हम जो किसानों के मुद्दे रखे हैं, किसानों के बारे में कहा आलू बहुत कम है यहाँ पर, उनको ठीक तरह मूल्य नहीं मिलता, वो मिलेगा। महिलाओं के मुद्दे रखे हैं, तमाम महिलाओं को तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। और वहीं पर अगर बात करें टीएमसी की, तो ममता बनर्जी ने कहा है कि ये परसीमन के जगह जगह जनसभाओं में कहा है कि परसीमन के बहाने ये बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं और बंगाल में ये चाहते हैं कि वहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं उनको वहाँ पर एसआईआर के माध्यम से उनका वोट काट के ये सत्ता में आना चाहते हैं। तो एसआईआर का मुद्दा और साथ में परसीमन का मुद्दा उनकी चुनावी जनसभाओं में ममता बनर्जी की काफी छाया रहा। लेकिन अमित शाह ने कहा है कि जहाँ गुंडा राज खत्म कर देंगे, और यहाँ तक कि सीएम योगी वहाँ पहुंचे हैं, लगभग 10 जनसभाएं कर चुके हैं। अमरदेव का रुख कर लेते हैं। अमरदेव, इस पहले फेज की अगर बात की जाए तो करीब 16 जिले हैं और 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वो कौन कौन सी हॉट सीट है जिस पर नजर रहने वाली है? देखिए, जंगल महल की अगर बात करें तो जंगल महल और जो उत्तर बंगाल का जो एरिया है वो काफी जो है हॉट सीटों में से माना जा रहा है, और इन सीटों पे जो है काफी जो है चल बढ़ के जो है तैयारियां, जो सुरक्षा व्यवस्था की जो तैयारियां की गई हैं वो तैयारियां चल रही हैं, चल चुकी हैं। उसके बाद में जो है कड़ी नजरदारी जो है इन बूथों पर जो है रखा जा रहा है। साथ में अगर हम बात करें कि कोलकाता और कभी कुछ एरिया जो है वो भी उस एरिया में भी जो है आज ही मतदान, पहले चरण का मतदान हो रहा है जी, तो वहाँ का भी एरिया पे भी जो है कड़ी नजरदारी रखी जा रही है। सिक्योरिटी टाइट। मैं आपके पास लौट रही हूँ अमरदेव। राहुल, अब देखिए, अमूमन ये कहा जाता है कि बंगाल की जो जनता है वो थोड़ा अलग सोचती है। अब जरा मैं ये समझाइए कि क्या बंगाल वेलकम करेगी यहाँ पर नेशनल पार्टी का, या फिर वो जो रीजनल पार्टी का वो जो बंगालीवाद कह लीजिए, वो क्षेत्रवाद कह लीजिए, जिसके लिए टीएमसी के साथ वो कनेक्शन फील करते हैं, अब लेफ्ट का तो नहीं है वहां पर वर्चस्व, क्या उसे बीजेपी भेद पाएगी? और साथ साथ वो जो हिंदू मुस्लिम फैक्टर चल रहा है, क्या वो इन चुनावों में काम करेगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, चलो बंगाल एक ऐसा जगह है जो कि सभी जगहों पे, अगर बोला जाए बंगाल की सभी जगहों पे राज किया है। और आज जो बंगाल का जो चुनाव होने वाला है, इसमें देखने का विषय यही रहेगा, क्योंकि तृणमूल अपना जो है पूरा जोड़ तोड़ लगा चुकी है। दूसरे और जो बीजेपी है, बीजेपी में जितने सारे नेता थे या फिर अदर्स जो राज्य है वहां से सभी को यहाँ पे बंगाल में उतार दिए थे। और इसके बाद यहाँ पे कई सारे ऐसे प्रचार हुए हैं नेतागण के। उसके बाद जो लोग हैं, लोग यहाँ से जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि लोग इस तरीके से चुनाव नहीं देखा था। आज आसनसोल के लोग ये पहली बार ऐसा है कि जो इस तरीके का चुनाव यहाँ पे देख रहे हैं। और रह गई यहाँ पे 294 सीटें हैं और इस पे सभी की नजर है, चाहे हम बात करें बीजेपी की और अगर हम बात करें जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, ये जो इलेक्शंस हैं, क्या जैसे यहाँ पर राहुल जिक्र कर रहे हैं
कि लोग उन्हें पहली बार बाहर निकले और टीएमसी के गुंडे नहीं निकलने दे रहे थे, तो क्या वाकई में वो बदलाव सीख कर रहे हैं? वो बदलाव जो है वो आज वोटिंग परसेंट में भी हमें नजर आएगा। अगर बड़े पैमाने पर वोटिंग परसेंट दर्ज होता है तो क्या वो चेंजेस, और साथ साथ वो जो वोट काटे गए हैं एसआईआर के नाम पर, क्या उसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा? बिल्कुल मोनिका, अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह इस बार सख्ती है वहाँ पर, जिस तरह वहाँ तमाम फोर्सेस लगे हैं, अमित शाह खुद वहाँ पर डेरा डाले रहे हैं, तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने भी काफ़ी वहाँ पर इस बार वहाँ पर पाबंदियाँ लगाई हैं। उनका कहना है कि जो टीएमसी गुंडे थे वो पहले बूथ लूट लेते थे, तमाम लोगों को निकलने नहीं देते थे, लेकिन इस बार जो नोट के बदले वोट, उसमें भी लगभग 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो इलेक्शन कमीशन उसने उसको पकड़ा है। और तमाम जो लोग ये बांट रहे थे, शराब बांट रहे थे, तमाम सामान बांट रहे थे, लैपटॉप बांट रहे थे, वो सब धरपकड़ की गई है। 26 फरवरी से लेकर 22 अप्रैल तक अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 550 करोड़ यहाँ पर, और तमिलनाडु में लगभग 600 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। तो ये बहुत बड़ी जो इलेक्शन कमिश्नर ने जो पूरा काम किया है पूरे बंगाल में, तो कि निष्पक्ष चुनाव के लिए काम किया है। इस बार जो एसआईआर का मुद्दा था, एसआईआर के मुद्दे का जो टीएमसी कह रहे हैं कि उससे हमारा वोट कटा है, उससे हमें फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है इस बार जो बीजेपी ने पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ा है और वो अपनी जीत के लिए आशावान भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं अमित शाह की जो रणनीति थी वहाँ पर, उन्होंने पूरे जो विधायक, तमाम मंत्री, तमाम सांसद उन्होंने वहाँ उतार दिए, जगह जगह प्रचार हुआ। और सीएम योगी लगातार वहाँ पर जिस तरह वहाँ पर रैलियां करते रहे, उन्होंने साफ साफ संदेश दिया है कि ये यहाँ पर जिस तरह उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है, वो वैसा ही लॉ एंड ऑर्डर वेस्ट बंगाल में होगा। यहाँ पर जो बदमाश हैं, टीएमसी के गुंडे हैं, वो सड़क में झाड़ू लगाएंगे, जो मौलाना उल्टे सीधे बयान देते हैं वो भी झाड़ू लगाएंगे। तो ऐसे में एक संदेश दिया है कि यहाँ पर जो भी घुसपैठी हैं उनको रोक दिया जाएगा, तमाम जो बाउंड्रीज हैं जहाँ से घुसपैठ होती है उसमें फेंसिंग कराई जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बातें कही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार बीजेपी जो पिछली बार लगभग 77 सीटें पाई थी, इस बार पूरे दमखम के साथ चुनाव में है और पूरी उम्मीद के साथ चुनाव में कि इस बार वो बाजी मारेगी। और अमित शाह की रणनीति बहुत ही कारगर साबित हो रही है, क्योंकि इस बार वहां पर लोग जिस तरह लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं, पहले नहीं ऐसे होता था। इस बार वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा, क्योंकि पिछली बार का जो वोट परसेंटेज 2021 से उससे ज्यादा वोट परसेंट दिखने वाला है, क्योंकि सुबह से लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। लोग जो डर का माहौल था, डर का माहौल खत्म हो गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस है और यहाँ तक कि बहुत भारी संख्या में बिल्कुल इस बार जो सबसे अलग देखने को मिल रहा है, जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है सुशील, वो यही है कि अगर पिछली बार की तुलना अगर बात की जाए, 2-3 फैक्टर्स जो जल्दी से मैं रख देता हूं। एक तो ये है कि हर बार पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज देखने को मिलता है, वोटिंग जो है बढ़ चढ़कर होती है। करीब लास्ट अगर बात की जाए तो 82% के आसपास वोटिंग हुई थी। इस बार भी उस पर नजर है कि बढ़ चढ़कर लोग निकलेंगे और वोट करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ इस बार जो चुनाव है, पूरी सुरक्षा इस तरह से मुस्तैद की गई है जिसको लेकर विपक्ष भी घबराया हुआ है। कपिल सिब्बल हो, अरविंद केजरीवाल हो, इन सब ने यही कहा है कि ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो मिलकर इस चुनाव को करवा रही है। मतलब अब उनको ये कौन समझाए कि जिम्मेदारी सुरक्षा की इनकी है, तो यहां पर लोग इस तरह से रहेंगे ही रहेंगे। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वो ये हो जाता है हुमायूं कबीर की लेकर। हुमायूं कबीर का अगर चेहरा सामने आया है तो ये सवाल उठ रहा था कि अब हुमायूं कबीर किसको चोट पहुंचाते हुए नजर आएंगे। मुझे लगता है कि इसके लिए मैं सीधा रुख कर लेता हूं आसनसोल से हमारे संवाददाता जो राहुल बने। राहुल, हुमायूं कबीर की भूमिका किस तरह से रहने वाली है, कितनी चोट पहुंचा पाएंगे? आसनसोल पूरे पश्चिम बर्धमान की अगर बात करूं तो हुमायूं का कभी ने यहाँ पे जो है मीर के साथ में जो है मेल करके वोट लड़ने का कोशिश किया था, लेकिन मीर के साथ में उनका जो है ये बोला जाए मीर के साथ में उनका तालमेल नहीं बैठने के कारण तो अपना जो है प्रस्ताव वापस ले लिए। और रह गई अगर आसनसोल की अगर हम बात करें तो पूरे आसनसोल में जो है यहाँ पे 9 विधानसभा है और 9 विधानसभा में इस बार जो लोगों का जो लोग यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो 2011 में जिस तरीका से फिल्म आई थी और परिवर्तन हुआ था, ठीक उसी तरीका से 2026 में वोटर साइलेंट है। जो वोटर है, वोटर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ नजर आ रही है। आप नजर बनाए रखिएगा और देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है किस तरीके से आज बंगाल में वोटिंग होती है। शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए।
और आशीष सिर्फ बिल्कुल। अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, आज तमिलनाडु में भी वोटिंग है। आज अगर देखें तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। बिल्कुल, और तमिलनाडु के अगर चुनावी घोड़ागढ़ित की बात की जाए मोनिका, तो यहाँ पर करीब 234 सीटें हैं और एक ही चरण में यहाँ पर सभी सीटों पर जो है ये बैटल होता हुआ नजर आएगा, वोटिंग होती हुई नजर आएगी, जिस पर सबकी नजर है कि आखिर किस तरह से नतीजे जो है 4 मई को निकलकर सामने आएंगे। लेकिन एक ही चरण में अगर ये चुनाव कराया जा रहा है तो अब दूसरी तरफ अगर बात की जाए तमिलनाडु की, तो यहाँ पर 234 सीटों का जो आंकड़ा है वो भी यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है। डीएमके की अगर बात की जाए 157 है, साथ ही साथ AIDMK 75 सीटें नजर आ रही हैं। और तमिलनाडु का अगर चुनावी जो शुरुआती वोटिंग्स होती हैं उसमें अमूमन ये देखने को मिलता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वहां पर वो बढ़त बढ़ाते हुए नजर आती है। हालांकि 4 मई को वो सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी, लेकिन अभी क्या कुछ चलने वाला है तमिलनाडु में ये बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि वहां पर भी वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, अगर देखिए आप यहाँ पर अगर तमिलनाडु की स्थिति देखें तो ये पश्चिम बंगाल से काफ़ी जुदा है। पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन है जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वो काफ़ी हॉट एंड हैपनिंग रहता है। कुल 5 राज्य हैं जहाँ पर इलेक्शन एक साथ करवाए जा रहे हैं और उसके बाद नतीजों का इंतजार होगा। आज 2 जगह इलेक्शन है, पश्चिम बंगाल का हम जिक्र कर चुके हैं, तमिलनाडु की हम बात करें, दक्षिण भारत का ये राज्य है जहां पर अगर हम देखें तो क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनका दमखम ज्यादा नजर आता है। जैसे हमने जिक्र किया यहाँ पर डीएमके की बात की, AIADMK का जिक्र करा। इसके अलावा अगर हम देखें एमएमके, उनका खाता पिछली दफा नहीं खुला था और इसके अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी ज्यादा अपना वर्चस्व नहीं दिखा पाई थी। सो ऐसे में मोस्ट प्रोबेबली जो स्थिति नजर आ रही है वो पिछले चुनावों से बहुत ज्यादा इस बार भी अलग नहीं होगी, लेकिन फिर भी किस तरीके से लोग बाहर निकलते हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, वोट का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल। और दिलचस्प रहने वाला होने का कुछ बड़ी सीटें हैं जो हॉट सीटें हैं वो भी हम अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं कि कोलाथुर की अगर बात की जाए तो यहाँ से MK स्टालिन है जो कि डीएमके उम्मीदवार हैं और उनके सामने हैं AIADMK के उम्मीदवार P संथानाकृष्णन। पेरम्बूर की अगर बात करें तो यहाँ से विजय जो कि बहुत फेमस एक्टर हैं, अब तक उनके कई वीडियोस भी देखने को मिले जो वायरल होते हुए नजर आए, तो उनके खिलाफ जो है RD शेखर जो है वो उतरे हुए हैं। बेहद दिलचस्प होगा ये मुकाबला और अब किस तरह से जनता किसको चुनती है, क्या और किन मुद्दों को लेकर वोट करते हुए नजर आती है, ये करीब 4 मई को नजर आने वाला है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।